हाय एवरीवन। इस लेक्चर से हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो यहाँ पे हमने बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो इस सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि आपको फिजिक्स में कोई भी चैप्टर समझना बहुत आसान लगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स में वीक हैं, जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं, तो आप फिजिक्स में एक भी चैप्टर नहीं सीख सकते। आई रिपीट इट, आप फिजिक्स में एक भी चैप्टर बिना बेसिक मैथमेटिक्स के नहीं सीख सकते। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 1 में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ये हम लोग यहां पे लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे लेक्चर 2 के अंदर। फिर उसके बाद में हम लेक्चर 3 के अंदर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे एंड लेक्चर 4 के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ओके, अब इसके बाद में आता है लेक्चर 5, जहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है उसके एप्लीकेशंस यहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, जनरली स्टूडेंट्स का डाउट क्या होता है ना कि वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो रट लेते हैं, उनको अच्छी से तरीके से याद भी हो जाते हैं, लेकिन उनका मेन क्वेश्चन क्या होता है कि सर हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है लेकिन क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सम स्टैंडर्ड ग्राफ्स एंड देयर इक्वेशंस, ये हम लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेक्चर 6 में हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखेंगे, वहां पे पैराबोला का ग्राफ देखेंगे, इलिप्स का ग्राफ देखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ देखेंगे और बहुत सारी बातें यहाँ पे लेक्चर 6 में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बिना ग्राफ के तो फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। फिर उसके बाद में है लेक्चर नंबर 7, जहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे एंड लेक्चर 8 के अंदर हम लोग यहां पे बात करेंगे लॉगरिथमिक की। ओके, लेक्चर 9 में हम लोग एपी जीपी की बात करेंगे, क्योंकि एपी जीपी भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आता है लेक्चर 10, जहां पे हम लोग ज्योमेट्रिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। अब ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज में क्या आता है, किसी भी लाइक जैसे मान लो कि हमें स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, स्फीयर का सरफेस एरिया पता होना चाहिए, एक कौन है उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे लेक्चर 10 के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ओवरऑल ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, जितना कि लाइक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस आप हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना। एंड मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस, मतलब बात करें जीरो से लेके हीरो तक, मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है जो भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो अभी हम लोग लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द डेफिनेशन ऑफ एंगल। द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन दैट ए रिवॉल्विंग लाइन ओपी मेक्स विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। तो हमारे पास में जैसे मान लो एक ओपी लाइन है, अगर मैं इस ओपी लाइन को यहां से पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी, जो ओपी डेस आप लोगों को दिख रही है। तो यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ओ पॉइंट फिक्स्ड है एंड पी पॉइंट से मैंने पकड़ के ऐसे घुमा दिया, तो ये जो ओपी लाइन है ये अपनी इनिशियल लाइन से ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसको हम लोग एंगल की टर्म में मेजर करते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो ओपी लाइन का रिवॉल्यूशन हुआ उसको हम लोग यहाँ पे एंगल की फॉर्म में मेजर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एंगल को दूसरे तरीके से इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वी मेजर द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ एन एंगल थीटा। ओके, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एंगल को मेजर करने के सिस्टम कौन कौन से हैं। तो हमारे पास में पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड दूसरा सिस्टम है यहाँ पे सेंटेसिमल सिस्टम एंड तीसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। बट जनरली हम लोग यहाँ पे आप लोगों का जो भी फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है उनमें जो जो एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट या तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर करते हैं या सर्कुलर सिस्टम के अंदर करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों सिस्टम का मतलब क्या है।
तो जैसे मान लो कि पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, यहाँ पे सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें क्या बोला है कि इट डिवाइड्स ए फुल सर्किल इन 360 डिग्री। तो जनरली हमें एंगल या तो रेडियन में दिया होता है या डिग्री में दिया होता है। तो जो डिग्री एंगल है ना, वो सेक्साडेसिमल सिस्टम से ही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्किल है, इस पूरे सर्किल का एंगल जो है वो हमने 360 में डिवाइड कर दिया। तो ऑब्वियसली जो जो एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक 90 डिग्री जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल यहाँ पे हो जाता है। फिर अदर यूनिट्स, इसमें अदर यूनिट्स क्या होती है, सेक्साडेसिमल के अंदर अदर यूनिट होती है मिनट्स एंड सेकंड्स। अब मिनट्स एंड सेकंड, अब आप बोलोगे सर ये तो टाइम की यूनिट है। देखो ये टाइम की यूनिट है, लेकिन मिनट्स एंड सेकंड्स जो होती है ना, वो एंगल मेजरमेंट की यूनिट भी होती है। जब एंगल बहुत बहुत छोटे बनते हैं ना, तब हम लोग मिनट्स एंड सेकंड्स एंगल जो मेजरमेंट यूनिट्स है वो यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, एंड 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या मतलब है यहाँ पे। एक डिग्री जो होता है 60 मिनट के, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हमारे पास में ये जो 2 लाइन है, यहाँ पे एक लाइन ये एंड एक लाइन ये, मान लेते हैं कि इनके बीच का ये जो एंगल है ये 1 डिग्री है। तो अगर इस 1 डिग्री को मैं 60 इक्वल पार्ट में यहां पे डिवाइड कर दूं, 60 इक्वल पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो एक पार्ट यहां पे जो एंगल बनाएगा, जैसे मान लो ये एक पार्ट यहां पे जो एंगल बनाएगा वो 1 मिनट के इक्वल होगा। तो 1 डिवीजन ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1 मिनट, और इसको बोलते हैं 1 मिनट एंगल बोलते हैं। ओके, एंड इन द सेम वे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लो इन 2 लाइन है, यहां पे इन 2 लाइन के बीच का ये वाला जो एंगल है ये 1 मिनट है, एंड इस 1 मिनट एंगल को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट में इक्वल डिवीजन में कर दूं यहां पे, तो एक डिवीजन जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे 1 सेकेंड एंगल। ओके, तो यहां पे देख सकते हो कि 1 मिनट एंगल इन डिग्री, तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री यहां पे हो जाएगा। ऐसे ही 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 1/60 मिनट हो जाएंगे। एंड 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री होते हैं। तो हमने ये जो 1/60 मिनट है इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेकंड जो है यहाँ पे वो किसके इक्वल है, 1/36 डिग्री इसके इक्वल है। तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा ये, कितनी मतलब जो सेकंड है यहाँ पे, सेकंड मेजरमेंट यूनिट है वो कितनी छोटी यूनिट है यहाँ पे एंगल के डिग्री के कंपैरिजन में। अब अगला सवाल ये आता है कि जो मिनट एंड सेकंड जो एंगल मेजरमेंट यूनिट है ये हम लोग कब यूज करते हैं। तो मिनट्स एंड सेकंड्स आर वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, दीज आर यूज्ड व्हेन वेरी लार्ज डिस्टेंस इज इन्वॉल्व्ड। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में ये सन है, ये हमारे पास में क्या है, सन, एंड ये यहाँ पे अर्थ है। अब मान लो सन का डायमीटर जो है वो अर्थ की सरफेस पे एक एंगल बना रहा है, सन का डायमीटर अर्थ की सरफेस पे एक एंगल बना रहा है थीटा। तो यहां पे जब बहुत लार्ज डिस्टेंस इन्वॉल्व होती है ना, तो एंगल बहुत छोटे बनते हैं। तो हमें पता है कि सन का डायमीटर बहुत बड़ा है, और अर्थ की सरफेस पे जो एंगल बनाएगा ये जो थीटा ना, ये बहुत ही स्मॉल एंगल होगा। ओके, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जब एंगल बहुत छोटे बनते हैं तो उनको मिनट एंड डिग्री के अंदर मेजर किया जाता है। तो एंगल मेड बाय डायमीटर ऑफ सन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा कि हम ऐसी कैलकुलेशन में मिनट एंड डिग्री जो यूनिट है वो कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेंटेसिमल सिस्टम। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी जो एंगल है वो सेंटेसिमल सिस्टम में दिया जाता है, बट आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना तो आप नहीं भी रख सकते हैं। तो इट इज डिवाइड ए फुल सर्किल इन 400 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड ग्रेड्स। तो इसने क्या किया, ये पूरा सर्किल है, इस सर्किल पे बोला कि ये जो एंगल बन रहा है ना ये 400 ग्रेड्स के इक्वल है। तो एक राइट एंगल कितने ग्रेड्स के इक्वल हो जाएगा, 100 ग्रेड्स के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल हो जाएगा, एंड 1 ग्रेड जो होता है यहाँ पे वो 100 सेंटेसिमल मिनट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी मिनट्स एंड सेकंड्स यूनिट होती है, उनको सेंटेसिमल मिनट्स एंड सेंटेसिमल सेकंड्स बोला जाता है। एंड 1 सेंटेसिमल मिनट जो होती है वो 100 सेंटेसिमल सेकंड्स के इक्वल होती है। तो बस इतना आप लोगों को सेंटेसिमल सिस्टम के बारे में ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है सर्कुलर सिस्टम, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है सर्कुलर सिस्टम एंड
सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये दो ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं फिजिक्स के अंदर। तो सर्कुलर सिस्टम में यहाँ पे क्या है, इट डिवाइड्स ए फुल सर्किल इनटू 2 पाई रेडियन। जैसे मान लो ये पूरा सर्किल का जो ये एंगल है, इसको 2 पाई रेडियन में इसने डिवाइड कर दिया। एंड इन दिस सिस्टम द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। किसमें मेजर करेंगे? रेडियन के अंदर मेजर करेंगे। एंड एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे होता है, वो पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होता है। तो जैसे मान लो ये पूरा एंगल है, ये 2 पाई रेडियन है। तो यहाँ पे इस पूरे सर्किल को हम लोग 4 राइट एंगल में यहाँ पे बांट सकते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ये वाला भी कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ये वाला भी कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। एंड ये वाला भी कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ओके, तो ये है सर्कुलर सिस्टम के बारे में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, क्योंकि हमें इन्हीं के साथ डील करना होता है। हमें कभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, कभी डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो ए फुल वन सर्किल, जैसे 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री के इक्वल। ओके, एंड पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही पाई बाई 2 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर यहां पे हम लोग देखते हैं कि पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 180 बाई पाई। हम लोग इस पाई को यहां पे डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद में, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे रेडियन जो है मेजरमेंट यूनिट, वो डिग्री से बड़ी है। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नोट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अक्सर हमें क्या करना होता है कि कभी एंगल को रेडियन में दिया हुआ होता है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, अगर डिग्री में दिया हुआ होता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पे 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो एक रेडियन कितने के, एक डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होती है। तो हम आप लोगों को ये ध्यान में रखना, टू कन्वर्ट एनी एंगल इनटू रेडियन फ्रॉम डिग्री वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यहां पे देख सकते हैं पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा? 180 बाई पाई के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में, अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप लोगों को समझना है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको कोई एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे टोटल कुछ एंगल्स हैं, इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 इंटू डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। फिर उसके बाद में 45 इंटू पाई बाई 180, तो ये हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। फिर 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। देन 90 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। फिर 120 को करते हैं तो 120 इंटू पाई बाई 180, तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम लोग 60 से कैंसिल करें तो 60 से कैंसिल हो जाने के बाद में हमारे पास आएगा 2 पाई बाई 3। फिर उसके बाद में 180 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई रेडियन, ये 2 पाई बाई रेडियन था। फिर उसके बाद में 240 इंटू पाई बाई 180। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये 0 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में 6 से हो रहा है तो ये 6 से 4 टाइम्स हो रहा है, 6 से 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पाई बाई 3 रेडियन। फिर उसके बाद में 330 इंटू पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6 रेडियन, 11 पाई बाई 6 रेडियन। नेक्स्ट है 450 इंटू पाई बाई 180, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से हो रहा तो हो जाएगा 5 पाई बाई 2
रेडियन। फिर आता है 750 इंटू पाई बाई 180। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद में आएगा 75 पाई बाई 18, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 20 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक एंगल को जो डिग्री में दिया हुआ था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी देखो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू आप लोगों को रेडियन के अंदर फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब कैलकुलेट वहां पे करके देखें। एंड इन सब की वैल्यू डायरेक्टली वहां पे आती है एंड बहुत जगह पे काम में आती है। तो आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए कि जो 30 डिग्री है उसकी वैल्यू पाई बाई 6 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 3 होती है, 90 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, 120 डिग्री की वैल्यू 2 पाई बाई 3 होती है एंड 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पाई होती है। ये आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे हमें रेडियन में एंगल्स दिए हुए हैं, इनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मान लो पाई बाई 5 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 5 इंटू 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 36 डिग्री। फिर उसके बाद में है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 60 एंड दैट इज 120 डिग्री। फिर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड ये यहाँ पे 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में फाइनली क्या आएगा यहाँ पे 270 डिग्री। फिर उसके बाद में आता है 5 पाई बाई 4 इंटू 180 बाई पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 90, सॉरी 5 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 225 डिग्री। फिर उसके बाद में हमें 5 पाई बाई 6 को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड आ जाएगा 5 इंटू 30 दैट इज 150 डिग्री एंड आफ्टर दैट 2 पाई बाई 9 इंटू 180 बाई पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 20 दैट इज आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं एंगल्स को। ओके, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से अगर एंगल डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर रेडियन में दिया हो तो किस तरीके से हमें उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट है रिलेशन अमंग आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये रिलेशन काम में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है इस सर्किल पे एंड बी पॉइंट तक जाता है, तो ये ए से बी तक ये वाली जो है इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ कितनी हो गई एस। ओके, एंड ये ओ बी एंड ओ ए ये इस सर्किल की रेडियस हो गई एंड ये वाला जो है ये एंगल हो गया। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए बी जो कि किसके इक्वल है एस के इक्वल, डिवाइडेड बाई रेडियस कितनी हो जाएगी आर। तो ये रिलेशन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस थीटा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। या तो आप ये वाला याद रख सकते हैं या ये वाला याद रख सकते हैं। यू हैव टू पुट एंगल थीटा इन रेडियन इन दिस इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं कहीं पे तो यहाँ पे आपको मानना है और यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू रेडियन में ही पुट करनी है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इस एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए आर्क सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई बाई 4 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल सबटेंड बाई इट एट द सेंटर इन रेडियन, ऑल्सो फाइंड एंगल इन डिग्री एंड रेडियस यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेंगे, आर्क लेंथ यहाँ पे है ए बी
और एस ये दिया हुआ है π/4 सेंटीमीटर। फिर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे r 1.5 सेंटीमीटर, एंड मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमें यहाँ पे एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना है π/4 डिवाइडेड बाई 3/2, तो आ जाएगा π/4 इंटू 2/3 दैट इज π/6। अब जो ये एंगल आएगा यहाँ पे, ये एंगल रेडियन में आएगा हमारे पास में, किस में आएगा, रेडियन में, π/6। एंड π/6 रेडियन अगर आप लोगों ने याद कर रखा है तो π/6 रेडियन जो होता है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, थीटा की वैल्यू पहले रेडियन में निकाल ली, फिर उसके बाद में हमने डिग्री में निकाल ली। फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। एंड ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कब किसी एंगल को पॉजिटिव मेजर करेंगे, कब किसी एंगल को नेगेटिव मेजर करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है एक्स, ये रेफरेंस लाइन होती है। हम लोग यहाँ से एंगल मेजरमेंट करते हैं अगर कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मान लो ये ओ ए लाइन का एंगल मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, किस वाले डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस एंगल को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एंगल लिखेंगे, उसको पॉजिटिव एंगल लेंगे। लेकिन अगर मान लो ये हमारे पास में ओ ए लाइन है और इस एक्स एक्सिस से हम लोग ये जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, उस केस में हम लोग यहाँ पे इस थीटा को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2। तो यहाँ पे ये एंगल स्टार्ट होता है एक्स एक्सिस से एंड पूरा घूम के यहाँ पे आता है, एंड ये एंगल 45 दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, ये एंगल हमें मेजर करना है θ1, तो ये वाला एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो 360 डिग्री हो गया ना ये वाला। फिर उसके बाद में 45 डिग्री एंगल और है यहाँ पे, तो हमारी θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ1 इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, सो θ1 इज इक्वल टू आ जाएगा, एंड ये एंगल हम लोग मेजरमेंट करेंगे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होती है ना, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग ये वाला एंगल पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 405 डिग्री। आप लोग चाहो तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये ओबी लाइन है, ये ओबी लाइन यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को मेजर किया जा रहा है, एंड ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एंड हमें तो ये टोटल θ2 मेजर करना है ना, एंड हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, तो θ2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, θ2 इज इक्वल टू नेगेटिव 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 90 डिग्री यहां से यहां तक का 90, फिर ये 30 डिग्री, तो हमारा θ2 यहां पे आ जाएगा -120 डिग्री। आप लोग चाहो तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो हमने पहले बात करी है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में आप सब लोगों को पता होगा। तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है, एंड इस ट्राइंगल की 3 साइड है। तो ये वाली, जैसे मान लो ये वाला एंगल अगर थीटा, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, एंड इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या रिलेशन होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है, इनमें किन्हीं भी 2 साइड के रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जैसे साइन थीटा हो गया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक थीटा हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा हो गया हाइपोटेनस बाई बेस। कोट थीटा हो गया यहाँ पे बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो बचपन से पढ़ते आए होंगे 6th क्लास से, तो आपको इन सब के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर एक बार आप लोगों का रिवीजन हो गया। तो यहाँ पे ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बहुत यूज होती है, एंड ये रेशियोज तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इनके बिना तो कोई टॉपिक समझ ही नहीं सकते आप फिजिक्स का। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जैसे रेसिप्रोकल रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि साइन थीटा का
इनवर्स जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। ओके, तो साइन थीटा को हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, एंड टेन थीटा को यहाँ पे 1 बाई कोट थीटा लिख सकते हैं। तो ये इनवर्स यहाँ पे रेशियोज यहाँ पे हो गए। फिर उसके बाद में हम लोग सम इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करते हैं, जैसे ये वाला रिलेशन टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा यहाँ पे क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर ये जो फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर रखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी कितना होता है, 1 होता है। ओके, फिर यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी है 4/5 एंड हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो सबसे पहले तो देखो ये ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल थीटा दिया हुआ है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, थीटा के साथ वाली जो ये साइड होती है ये बेस होती है, एंड ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये साइड को बता देते हैं कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये वाली साइड यहाँ पे बेस हो गई, एंड ये वाली साइड यहाँ पे क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। अब देखो हमें साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा 4/5 दे रखा है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। अब यहाँ पे बेस की वैल्यू निकाल सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, 3। अब हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स हमें पता है, तो हम लोग कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोस थीटा लिखना आप लोगों को, सो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज 3/5। टेन थीटा लिखना है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज 4/3। फिर आपको मान लो कोसेक थीटा लिखना है, कोसेक थीटा तो होता है 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। एंड मान लो सेक थीटा लिखना है, ये होता है 1 बाई कोस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको, 5/3। एंड एक और बच गया हमारा कोट थीटा, कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, द रेसिप्रोकल ऑफ द tan थीटा, दैट इज इक्वल टू 3/4। तो इस तरीके से हम लोग बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, 3 साइड है, तो ये एंगल थीटा है। तो हमें पता है कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू केवल 2 दिया हुआ है, वहां पे तो क्या दिया हुआ था, 4/5। तो हमें पता था यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जब इस तरीके की सिचुएशन दी हुई हो फिजिक्स में, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, इसको 2/1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 2 है एंड बेस हमारा कितना है, 1। परपेंडिकुलर 2 है, बेस हमारा कितना है, 1। तो ये वाली हो जाएगी 2 एंड ये वाला हो जाएगा 1। एंड हम लोग यहाँ पे h निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू रूट, यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √5। तो हमारे यहाँ पे जो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √5। अब इसके बाद में आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज 2/√5। आप लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज 1/√5। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2। आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा दैट इज 1 बाई साइन थीटा एंड इट इज इक्वल टू √5/2। आप लिख सकते हैं सेक थीटा दैट इज 1 बाई कोस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू √5/1। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद में आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज फोर क्वाड्रेंट रूल, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एंड वो है एएसटीसी रूल। ये रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ पे फोर क्वाड्रेंट, हम लोग यहाँ पे फोर क्वाड्रेंट के बारे में समझते हैं, जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आता है। ओके, जब हम लोग डायरेक्शंस लेते हैं वेक्टर के अंदर, या फिर किसी भी चैप्टर में हम लोगों को अगर किसी वेक्टर को एनालाइज करना हो, वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, उस केस में जो फोर क्वाड्रेंट रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मान लो हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ओके, और यहां से हम लोग एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग एंगल मेजरमेंट करेंगे यहाँ पे इस वाली एक्स एक्सिस से, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे। तो यहाँ पे एंगल कितना है 0, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, या पाई बाई 2 अगर रेडियन में आप लोग बोलना चाहें। यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई। यहाँ पे 270 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, एंड यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई। तो हमने यहाँ पे जो टोटल एंगल 360 डिग्री, इसको चार क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाता है। फिर 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, एंड 270 से 360 तक ये हमारे पास में फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एएसटीसी रूल में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि जैसे हमारे पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से होती है। जैसे फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें ऑल आर पॉजिटिव, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे टेन थीटा एंड कोट थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। एंड यहाँ पे कोस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे एएसटीसी रूल कैसे बना, यहाँ पे ऑल से ए उठा लिया उन लोगों ने, फिर एस से उन लोगों ने एस उठा लिया, साइन थीटा से एस उठा लिया, फिर टेन थीटा से उन लोगों ने टी उठा लिया, एंड कोस थीटा से यहाँ पे सी उठा लिया। तो इस तरीके से एएसटीसी रूल यहाँ पे बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे कोस थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ओके, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही क्या रहेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे टेन थीटा एंड कोट थीटा ही क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, एंड यहाँ पे कोस थीटा एंड सेक थीटा ही क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद में ये वाली टेबल जो आप लोगों ने याद कर रखी होगी पहले 10th क्लास, या आप लोगों ने 10th क्लास तक केवल 90 तक याद कर रखी है। अब आपको ये तीन वैल्यू और याद करनी है, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो रो है वहां पे एंगल्स वो है डिग्री में है, यहाँ पे एंगल्स रेडियन में है। तो आप लोगों को ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू इन सभी एंगल्स के लिए आप लोगों को याद करनी है। बाकी अगर कोसेक थीटा, कोट थीटा एंड सेक थीटा के लिए चाहिए तो आप उनका रेसिप्रोकल भी यहाँ पे करके निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे बनाई है। ओके, अब आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर ये वाले तो वैल्यूज हम लोग याद कर लेंगे, जैसे मान लो अगर ऐसा आ गया कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू बताओ, ओके, या फिर टेन 390 की वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो इन वाली वैल्यूज को निकालने के लिए हमारे पास में रिडक्शन फॉर्मूलाज है, एंड कुछ ऐसे समझो कि रूल्स हैं, जो रूल्स आप लोगों को समझने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ जनरल एंगल्स, ये एंगल कुछ भी हो सकता है जनरल एंगल्स, एंड इनको रिडक्शन फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। ओके, तो पहला रूल यहाँ पे क्या बोलता है कि इफ एंगल
इफ जैसे मान लो कि ये साइन है और यहां पे आता है एंगल, अगर ये वाला एंगल 2n पाई प्लस थीटा है, अब आपको यहां पे क्या ध्यान में रखना है कि ये जो थीटा है, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड n की वैल्यू यहां पे कुछ भी हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5, कुछ भी यहां पे n की वैल्यू हो सकती है। तो अगर एंगल 2n पाई प्लस थीटा एंड थीटा लेस देन 90 डिग्री, n ये वैल्यू हो सकती है, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम। ओके, आप लोगों को ये समझना है कि अगर एंगल 2n पाई प्लस थीटा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। जैसे मान लो यहां पे साइन 2n पाई प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही रहेगा। कोस 2n पाई प्लस थीटा, ये कोस थीटा रहेगा। टेन 2n पाई प्लस थीटा, ये टेन थीटा ही रहेगा। ओके, तो जैसे मान लो यहां पे इफ n इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम लोग, तो हमारा एंगल क्या बन जाएगा, 0 प्लस थीटा। तो 0 यहां से मेजर करते हैं हम लोग 0, तो 0 प्लस थीटा मतलब यहां पे 0 है, एंड प्लस थीटा मतलब यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर n की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा। तो यहां पे जैसे मान लो यहां पे इस लाइन से एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये एक राउंड घूम गए, तो ये वाला एंगल 2 पाई हो गया। अब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा ना, कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। फिर यहां पे आ गया n इज इक्वल टू, हम लोग 2 ले लेंगे तो एंगल कहां पे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो आ जाएगा 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई का मतलब है एक राउंड घूमे 2 पाई, फिर एक और राउंड घूमे, तो ये एंगल हो गया 4 पाई। अब अगर इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आप लोगों को यहां पे समझने की जरूरत है। ओके, तो यहां पे देखो, जैसे मान लो n इज इक्वल टू 0 लिया, तो हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 0 प्लस थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जैसे साइन 0 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा। कोस 0 प्लस थीटा यहां पे हो जाएगा कोस 0, कोस थीटा, नॉट कोस 0, कोस थीटा, एंड टेन 0 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। अगर मैं यहां पे n इज इक्वल टू 1 ले लूं, तो यहां पे साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर आ जाएगा कोस 2 पाई प्लस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ओके, बस ऐसा कैसा रेशियो आ जाएगा। अगर मान लो आप n इज इक्वल टू 2 लेना चाहते हैं, तो यहां पे साइन 4 पाई प्लस थीटा, जब आप n इज इक्वल टू 2 लेंगे ना, तो हमारा एंगल यहां पे कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल कोस 4 पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा के इक्वल टेन 4 पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा के इक्वल। बस ये वाली बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, उसके बाद में यहां पे कुछ भी नहीं है। ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में यहां पे क्या बोला गया कि इफ एंगल n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है, एंगल n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यहां पे थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री से कम होना चाहिए, एंड n यहां पे क्या हो सकता है, अगर n यहां पे इवन नंबर है 2 4 6 8, ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम इफ n इज इवन। यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, एंड बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगे। ओके, तो यहां पे एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो जैसे मान लो हम लोग n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो हमें इवन n यहाँ पे इवन नंबर ही लेना है। तो जैसे अगर हम n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, तो या तो पाई, n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये पाई प्लस माइनस थीटा आ जाएगा ना, एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस थीटा। तो या तो हम लोग पाई प्लस थीटा लेंगे, या हम लोग पाई माइनस थीटा लेंगे। अब आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है एंड ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन पाई को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर एंगल पाई से कम है दैट मींस पाई माइनस थीटा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा।
लेकिन एंगल अगर पाई से ज्यादा है दैट मीन्स पाई प्लस थीटा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंड ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सिंपल। फिर अगर आप n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे ले रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है 2 पाई प्लस थीटा, एक आता है 2 पाई माइनस थीटा। तो आप लोग इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये वाले जो लाइन है यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, मतलब एंगल बड़ा हो गया, तो 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। एंड 2 पाई माइनस थीटा मतलब इस वाली लाइन पे 2 पाई है तो उससे कम रहेगा, तो एंगल यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंड ये वाला यहाँ पे कौन से में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ये तो हमने यहाँ पे एंगल के बारे में बात कर ली, अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखते हैं। तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि अगर n यहाँ पे इवन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ओके, एंड आप लोगों को ये समझने के लिए एएसटीसी रूल अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा। तो मैंने एक बार यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा लिख लिया, एक बार साइन पाई प्लस थीटा लिख लिया एंड बाकी इनके लिए भी ऐसा लिख लिया। तो देखो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, एंड साइन पाई प्लस थीटा जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर n इवन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा एंड साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, अब कोस की बात कर लेते हैं। तो कोस में पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा कोस, पाई माइनस थीटा यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड कोस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड इन दोनों ही क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोस पॉजिटिव होता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस कोस थीटा एंड ये भी हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ओके, एंड फिर उसके बाद में टेन पाई माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा लिख देंगे। एंड पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है तो हम लोग प्लस टेन थीटा यहाँ पे लिख देंगे, बस सिंपल। फिर उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो हमारा एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में केवल कोस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस साइन थीटा, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोस 2 पाई माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये प्लस कोस थीटा आ जाएगा। एंड कोस 2 पाई प्लस थीटा ये भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस कोस थीटा लिख देंगे फिर से। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टेन 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है एंड टेन 2 पाई प्लस थीटा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है कि ये जो n अगर यहाँ पे ओड नंबर है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा यहाँ पे इट्स कोफंक्शन में। ओके, तो इफ एंगल n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, जहां पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है एंड n यहाँ पे अब ओड नंबर है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल बी चेंज्ड इनटू इट्स कोफंक्शन एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन आएगा। अब आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कोफंक्शन क्या होता है, क्या होता है कोफंक्शन। तो
साइन थीटा का कोफंक्शन होता है कोस थीटा एंड कोस थीटा का कोफंक्शन होता है साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा तो चेंज हो जाएगा कोस थीटा में एंड कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज हो जाएगा यहाँ पे कोट थीटा में, कोट थीटा यहाँ पे टेन थीटा में, सेक थीटा यहाँ पे कोसेक में एंड कोसेक यहाँ पे सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये कोफंक्शन आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत है। फिर उसके बाद में अगेन हम लोग क्वाड्रेंट समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है एंड ये 0 एंगल है, ये π/2 है, ये पाई है एंड ये 3π/2 है, घूम के यहाँ पे वापस आते हैं तो ये 2π हमारा एंगल हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग n की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, π/2 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास में दो केस आते हैं। एक केस तो आता है यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, एक आता है π/2 प्लस थीटा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे π/2 की लाइन है। तो अगर एंगल इससे कम रहता है दैट मींस π/2 माइनस थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा एंड एंगल इससे ज्यादा रहता है π/2 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ये यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा π/2 प्लस थीटा। ओके, π/2 प्लस थीटा एंड ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एंड ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ओके, सिंपल। उसके बाद में अगर हम लोगों ने n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे ले लिया तो एंगल हो जाएगा 3π/2 प्लस माइनस थीटा। तो ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन है यहाँ पे 3π/2 की लाइन। तो यहाँ पे भी दो आता है, एक बार हम लोग 3π/2 माइनस थीटा लेंगे, एक बार प्लस थीटा लेंगे। तो यहाँ पे 3π/2 से एंगल अगर कम है दैट इज 3π/2 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एंड एंगल ज्यादा 3π/2 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3π/2 माइनस थीटा एंड यहाँ पे लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में एंड ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इफ n इज इक्वल टू 1 है तो एंगल कितना हो जाएगा, π/2 प्लस माइनस थीटा। तो एक बार प्लस ले लिया, एक बार यहाँ पे माइनस ले लिया। तो देखो साइन π/2 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, साइन π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो पहले तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 एक ओड नंबर है तो साइन अपने को फंक्शन में चेंज होगा जो कि है कोस। ओके, तो यहाँ पे पहली बात यहाँ पे आएगा कोस थीटा, यहाँ पे भी आएगा कोस थीटा, साइन अपने को फंक्शन में चेंज हो गया। अब साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, तो जैसे बात करी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो दोनों में ये साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों को साइन इसके हिसाब से देखना है कि साइन कैसे लगाना है, हमें पॉजिटिव लगाना है कि नेगेटिव लगाना है, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है। और क्वाड्रेंट में आप लोगों को साइन की वैल्यू देखनी है कि साइन की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, और आपको यहाँ पे इसको को फंक्शन में चेंज करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कोस, कोस अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा यहाँ पे साइन के अंदर एंड ये वाला किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये वाला किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस साइन थीटा एंड ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। टेन का को फंक्शन होता है कोट। ओके, तो ये टेन किस में हो जाएगा चेंज, कोट थीटा में चेंज हो जाएगा एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टेन की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज प्लस कोट थीटा एंड ये हो जाएगा माइनस कोट थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग n इज इक्वल टू 1 के लिए सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अब उसके बाद में है हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 के लिए लिखना चाहते हैं, जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है, 3π/2 प्लस माइनस थीटा। तो एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो 3π/2 प्लस माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन 3π/2 की लाइन है, तो अगर एंगल माइनस थीटा 3π/2 माइनस थीटा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा एंड यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसके अंदर, तो हम लोग पहली बात तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है तो ये सारे के सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, तो साइन हो जाएगा कोस में, तो इसको लिख देता हूं मैं कोस थीटा, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कोस थीटा। अब लगाएंगे साइन, तो देखो यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में,
ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद में हमारा कोस, कोस का यहाँ पे को फंक्शन लिख देते हैं साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा। अब आते हैं साइन पे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में तो कोस नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये फोर्थ में तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद में आते हैं टेन की वैल्यू पे, तो टेन का को फंक्शन हो जाएगा कोट थीटा, देन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोट थीटा। अब आते हैं साइन पे, तो साइन की बात करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। थर्ड में यहाँ पे टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रूल नंबर 3 को समझ सकते हैं। अभी आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम लोग इन रूल्स को यूज करेंगे। फिर उसके बाद में है रूल नंबर 4, इफ एंगल इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो जैसे हमने एंगल मेजरमेंट में बात करी थी, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो हम लोग एंगल को पॉजिटिव लेंगे, अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल को नेगेटिव लेंगे। तो हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं यहाँ पे प्लस एक्स से, ओके, एंड हम यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो जैसे मान लो ये वाला एंगल है, तो ये हमें नेगेटिव में मेजर करना है। तो देखो जैसे ही थीटा नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो जो एंगल होगा ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर जाएगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे ही एंगल यहाँ पे नेगेटिव होगा, जो एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल कर जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इफ एंगल इज इक्वल टू माइनस थीटा देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हमें साइन लगाना है, एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पे साइन माइनस थीटा का लिख देते हैं, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यहाँ पे प्लस कोस थीटा आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, और साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि टेन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस सेक थीटा लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे माइनस कोट थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 4 हो गया, ओके। अब देखो ये तो रूल हो गए, अब इनको शॉर्ट ट्रिक याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है जो आप लोग बहुत इजीली इनको याद रख सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इफ एंगल, एंगल कौन सा हो गया, जैसे साइन यहाँ पे, कोस यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये एंगल होता है। तो अगर एंगल हमारा 90 डिग्री इंटू इवन नंबर और प्लस माइनस थीटा, ध्यान से सुनना, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई है, एंड प्लस माइनस थीटा है, प्लस माइनस क्या है, थीटा, इवन नंबर होना चाहिए यहाँ पे। इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 इंटू सम इवन नंबर प्लस माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर एंगल ऐसे दिया हुआ है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम एंड साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। साइन किसके अकॉर्डिंग होगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद में है ट्रिक 2, अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री एंड कुछ ओड नंबर है, 90 डिग्री ओड नंबर से मल्टीप्लाइड एंड प्लस माइनस थीटा है, या पाई बाई 2 इंटू ओड नंबर प्लस माइनस थीटा है, उस केस में हमारा क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल चेंज इनटू इट्स कोफंक्शन एंड साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, ओके। एंड कोफंक्शन आप लोगों को पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है ऊपर। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ओके। तो जैसे टोटल यहाँ पे 6 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, तो पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो भी रूल हमने ऊपर पढ़े हैं ना वही रूल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 120 डिग्री की, ओके। तो साइन 120 को हमें बेसिकली दो फॉर्म में लिखना है, या तो हम लोग 90 डिग्री इंटू एनी इवन नंबर प्लस माइनस थीटा इस वाली फॉर्म में लिख ले, और 90 डिग्री इंटू ओड नंबर प्लस माइनस थीटा ये वाला बनाना है। तो यहां पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पे 90 डिग्री आ रहा है प्लस 30 डिग्री आ रहा है,
तो ये तो थीटा की वैल्यू हो गई। एंड यहाँ पे देख सकते हैं साइन 90 इंटू इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में कितना है 1। तो हम लोग इसको आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ साइन 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखो ये आ गया साइन 90 इंटू ओड नंबर आ गया यहाँ पे, अगर ओड नंबर प्लस यहाँ पे थीटा आ गया, इसका मतलब ये वाला जो यहाँ पे साइन है ये अपने को फंक्शन में चेंज होगा, एंड इसका को फंक्शन क्या है कोस, एंड ये आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है। अब दूसरा आता है कि हमें यहां पे साइन लगाना है, हम साइन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब देखो 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो देखो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, एंड यहाँ पे 360 डिग्री है। तो अगर एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में होता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एंड एंगल 180 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड 270 360 के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो अभी ये वाला एंगल 120 डिग्री यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस कोस 30 डिग्री। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये हमारा साइन 120 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब देखो यहाँ पे बच्चों का ये भी सवाल हो सकता है कि सर साइन 120 डिग्री को हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो जब ऐसे लिखोगे तो आप लोग किस तरीके से सोल्व करोगे, जैसे आपने लिखा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये साइन 120 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे 180 डिग्री, क्या मैं 180 डिग्री को यहाँ पे 90 डिग्री इंटू 2 लिख सकता हूँ, एंड 2 यहाँ पे कैसा है एक इवन नंबर है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये 2 एक इवन नंबर है, इसका मतलब ट्रिक नंबर 1 याद करो कि यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अपने को फंक्शन में चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, एंड साइन आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। एंड ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे केवल साइन 60 डिग्री आएगा, एंड यहाँ पे साइन आएगा प्लस, क्योंकि इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना था 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रिक 2 यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग ट्रिक 1 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे प्लस √3/2, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दिस इज अबाउट एग्जाम्पल 1। अब हम लोग 2 की बात करते हैं। तो अभी देखो इस वाले एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को 2 तरीके से करके बताया, अभी मैं एक ही तरीके से करूंगा, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप लोग दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, एक में ट्रिक 1 लगेगी, एक में ट्रिक 2 लगेगी। ओके, तो दूसरा है साइन 210 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 210 डिग्री, तो इसको साइन 210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन, क्या हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड अभी देखो साइन 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री, ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पे कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है इसका मतलब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा, एंड साइन आएगा वो इस एंगल के अकॉर्डिंग आएगा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 210 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन 30, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगा एंड नेगेटिव साइन आएगा, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -1/2, क्या वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब नेक्स्ट है हमारे पास में कोस 135 डिग्री। अब देखो 135 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोस 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, तो यहाँ पे इंटू 1 लिखा, तो इंटू 1 यहाँ पे एक ओड नंबर है, तो ये कोस जो है वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका को फंक्शन क्या है साइन है, तो यहाँ पे ये अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा साइन थीटा में,
तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 45 डिग्री। अब साइन आएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग। तो देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री और 180 के बीच में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे -1/√2 ये वैल्यू आ जाएगी, -1/√2। फिर उसके बाद में फोर्थ केस की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ केस हमारा हो जाएगा कोस 330 डिग्री। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कोस 360 डिग्री -30 डिग्री, या 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी लिख सकते हो। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री इंटू 4 -30 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 4 -30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगेन 4 आ रहा है, 4 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अपने कोफंक्शन में चेंज नहीं होगा। एंड यहाँ पे साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोफंक्शन में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे cos 30 आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30 है। अब यहाँ पे 330 डिग्री एंगल जो है वो 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी एंड ये आएगी +√3/2। फिर उसके बाद में फिफ्थ वाला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan 48 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan 480 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan, क्या इसको लिख सकते हैं tan 450 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंड इसको फर्दर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको इस एंगल को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि आप 90 डिग्री इंटू ओड या इवन नंबर लिख पाओ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में ओड नंबर आ रहा है, एंड अगर ये ओड नंबर है तो यहाँ पे tan अपने को फंक्शन कोट में चेंज हो जाएगा, एंड साइन जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट आएगा। तो पहले तो हम लोग इसको को फंक्शन में चेंज कर देते हैं, तो ये को फंक्शन हो जाएगा कोट, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये कोट 30 डिग्री आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो 480 डिग्री जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से आ जाते हैं, ये वाला, या मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये जानना है। तो जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये यहाँ पे 270 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री होगा। अगर इसमें 90 ऐड करेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन फिर से कितनी हो जाएगी 450 डिग्री हो जाएगी। एंड 450 प्लस 30 डिग्री यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 डिग्री में हम लोग 90 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसमें कुछ एंगल ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। एंड इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, नॉट कोस 30, कोट 30। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, कोट 30 की वैल्यू √3 होती है। फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करते हैं यहाँ पे, साइन 750 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 30 डिग्री। अब 8 यहाँ पे कैसा नंबर है, ये 8 यहाँ पे एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो अगर ये यहाँ पे इवन नंबर है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री आएगा। अब अगेन वही बात आती है कि ये जो साइन 50 डिग्री एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 50 डिग्री एंगल देखो यहाँ पे 360 डिग्री एंगल होता है, तो एक राउंड घूम के आते हैं तो 360 हो गया, एक और राउंड घूम के आएंगे तो यहाँ पे 720 डिग्री एंगल हो जाएगा इसी पे, और अगर इसमें कुछ भी ऐड कर देंगे 30 डिग्री तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आ जाएगा +1/2। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 6 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, एंड आई होप आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में अभी कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हैं, जो आप लोगों को याद होने चाहिए।
हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इन फॉर्मूला के यूज होता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है साइन ए प्लस बी, तो ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। देन साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, उसके बाद में है कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद में टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जो कि है टेन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। फिर उसके बाद में है टेन ए माइनस बी, दैट इज टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ओके, इसके बाद में हमारे पास में कुछ और फॉर्मूलाज हैं, एंड ये फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, तो वो होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। कोस टू थीटा के यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूले ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में काम में आते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में काम में आते हैं कोस टू थीटा के फॉर्मूले। तो यहाँ पे कोस टू थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल एंगल आ रहा है, एंड यहाँ पे उसका हाफ हो गया है। ओके, फिर उसके बाद में टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में आते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, जो हमने ऊपर अभी जो फॉर्मूले देखे हैं, वहां पे अगर टू थीटा की जगह पे केवल थीटा हो, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो एंगल आएंगे ना, वो थीटा बाई टू आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा साइन थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। वहां पे साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला था। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला के हिसाब से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ऐसे ही कोस के यहाँ पे तीनों फॉर्मूले हम लोग लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूलेस आप लोगों के उंगलियों पे याद होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब उसके बाद में ये वाली टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, ये दो टर्म फिजिक्स के अंदर, कि 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कोस थीटा को हम लोग यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा, तो आप लोग यहाँ पे ये वाली टर्म देखो, अगर मैं इस 1 को इधर लेके आ जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, एंड बचा क्या, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये वाला 1 माइनस कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके लिए ये वाली टर्म देखो, यहाँ पे अगर मैं इस कोस थीटा को इधर लेके आ जाऊं एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर लेके आ जाऊं, तो हमारी ये वाली फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड ये दोनों फॉर्मूले आप लोग जब वेक्टर पढ़ते हो, काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, या बहुत जगह पे आप लोग इन वाले फॉर्मूलेस के यूजेस देखते हो, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब उसके बाद में कुछ और यहाँ पे फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, जो कि है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड ऐसे ही कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे और फॉर्मूले हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं होते, इनमें से ये दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, बाकी आप अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। मैंने आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे इनको मेंशन किया है। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल, 37 डिग्री ट्राइंगल एंड 53 डिग्री ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, या आप यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि 37 डिग्री ट्राइंगल एंड 53 डिग्री ट्राइंगल का कितना यूज है। इनका यूज आप लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में देखा होगा। फिर उसके बाद में जो काइनेमेटिक्स में अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसके बाद में एनएलएम एंड फ्रिक्शन, यहां पे तो इनके बिना कोई काम ही नहीं होता। तो ये दोनों ट्राइंगल को जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 37 डिग्री ट्राइंगल यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल कितना है 37। तो जब ये एंगल 37 डिग्री होता है तो ये सामने वाली साइड क्या होती है 3, एंड ये वाली साइड क्या होती है 5, एंड ये वाली साइड कितनी होती है 4।
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे मान लो साइन 37 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, साइन 37 डिग्री की वैल्यू लिखनी है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 3/5। अगर मुझे cos 37 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, ये आ जाएगा 4/5। एंड अगर मुझे यहाँ पे tan 37 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 3/4, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग ये वाला ट्रायंगल ध्यान में रखो और आराम से ये वाली तीनों वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, या इन तीनों वैल्यू को डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है आप लोगों को। फिर उसके बाद में आता है हमारा 53 डिग्री ट्रायंगल। 53 डिग्री ट्रायंगल में हमारे पास में क्या है कि ये वाला एंगल 53 है और ये वाली साइड इसमें 4 होती है, ये वाली साइड यहाँ पे क्या होती है 3 एंड ये यहाँ पे क्या है 5। तो हम लोग यहाँ पे तीनों रेशियो लिख सकते हैं कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। यहाँ पे cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेनस, दैट इज 3/5। एंड tan 53 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 4/3। ये इस तरीके से हम लोगों को 37 डिग्री एंड 53 डिग्री ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद रखते हैं तो बाकी जो 3 बचे हुए हैं वो आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन तीनों के ही रेसिप्रोकल रेशियोज हैं। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इन दोनों ट्राइंगल का यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ऐसे ही साइन 53, cos 53 एंड tan 53 की वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसे उंगलियों पे याद होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो मैंने 2 ट्राइंगल लिए हैं एंड हमें आइडेंटिफाई द ट्राइंगल्स, हमें यहाँ पे ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है एंड ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो आप ये यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, एंड वहां से जो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इससे h की वैल्यू आ जाएगी एंड h यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल आइडेंटिफाई करना है तो एक काम करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 6, इनका रेशियो लेंगे आएगा 4/3। तो 4/3 आ रही है। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 कहाँ पे होती है, टेन थीटा की वैल्यू 4/3 कहाँ पे होती है, जब एंगल कितना होता है 53 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्राइंगल देख सकते हैं जहां पे ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बेस आप लोग निकाल सकते हैं b। तो आप लोग क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 400 माइनस 144। तो ये कितना आ जाएगा, 400 माइनस 144 कितना होता है 256। तो यहाँ पे b हमारा कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये b कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो ये 16 आ गया। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12/16, अगर 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 डिग्री, क्योंकि टेन की 3/4 वैल्यू तब होती है जब थीटा कितना हो 37 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं और उनमें कुछ एंगल दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो जैसे मान लो हमें फर्स्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो मान लो हमें फर्स्ट वाला सोल्व करना है, तो साइन 105 डिग्री। तो इसको साइन 105 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री,
क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये 105 डिग्री हो गया। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये कौन सा फॉर्म है, ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्म, साइन ए प्लस बी, एंड फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए यहाँ पे 45 है एंड यहाँ पे बी कितना है 60। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 45 कोस 60 डिग्री प्लस कोस 45 साइन 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, नॉट √3/2, 1/2 प्लस 1/√2 इंटू √3/2। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ हम लोग क्या यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, 2√2 एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √3। ये हमारी साइन 105 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं cos 15 डिग्री की। सेकंड आ जाएगा cos 15 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस बी, एंड cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वाला हमारा a है 45 एंड b हमारा कितना है 30, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 45 cos 30 डिग्री प्लस साइन 45 साइन 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 30 होता है √3/2 प्लस 1/√2 इंटू ये हो जाएगा हमारा साइन 30 1/2। तो अगेन सेम न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा 2√2, हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें cos 106 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos 106 डिग्री। तो cos 106 डिग्री हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो cos 106 को हम लोग कुछ 60 + 30 ऐसे नहीं लिख सकते, हम cos 106 को यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 × 53 डिग्री, cos 2 × 53 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा की फॉर्म बन जाएगी जहां पे थीटा कितना है 53 डिग्री। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितने फॉर्मूले हैं, तो cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 53 डिग्री -1, 2 cos स्क्वायर 53 डिग्री -1, ये cos 106 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे इसको फर्दर 2 × cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, इसका स्क्वायर -1, तो हमारे पास में क्या आएगा 2 × 9/25 -1। तो ये 25 अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 25, तो आ जाएगा -7/5, -7/5, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी cos 106 डिग्री की। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है साइन 34, साइन 74 डिग्री। तो साइन 74 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2 × 37 डिग्री, 2 × 37 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 37 डिग्री। सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, तो दैट इज 2 × साइन 37 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री इंटू cos 37 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ×
3/5 इंटू 4/5 दैट इज 24/25। ये हमारी साइन 74 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। फिफ्थ साइन 22.5 डिग्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.5 डिग्री दैट इज 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। अब हमें cos 45 की वैल्यू भी पता है, हमें sin 45 डिग्री की वैल्यू भी पता है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं ताकि हमारी वैल्यू आ जाए, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 आ जाएगा एंड ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, एंड कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर 22.5 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास में साइन 22.5 की वैल्यू आ जाएगी रूट अगर हम लोग ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो जहां पे आपको ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो रेंज है वो तो पता होनी चाहिए, बाकी की अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, जो लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। तो साइन थीटा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है साइन थीटा की वैल्यू। अब उसके बाद में हमारे पास में कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, एंड ये भी रेंज करता है +1 और -1 के बीच में। ओके, फिर उसके बाद में है टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है, मिनिमम वैल्यू -∞ होती है, एंड इसकी रेंज होती है +∞ टू -∞। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर, दैट इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत जगह पे बहुत चैप्टर में स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज होता है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जब थीटा बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, उस केस में वेरी स्मॉल का मतलब लेस देन 5 डिग्री। ओके, तो ये 1 डिग्री हो सकता है, 1.5 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से कम होना चाहिए। उस केस में साइन थीटा को हम लोग ऑलमोस्ट क्या लिखते हैं, थीटा। कोस थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, 1, एंड टेन थीटा को ऑलमोस्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा लिखते हैं तो ये थीटा जो है ना, ये किस में होना चाहिए, रेडियन के अंदर होना चाहिए। ऐसे ही जब टेन थीटा को हम लोग यहाँ पे थीटा लिखते हैं तो ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा को ऑलमोस्ट हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल। साइन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट टेन थीटा के इक्वल हो जाएगी, एंड इन दोनों को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, और थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो ये वाला जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये रे ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पे डेरिवेशंस में इस वाले रिलेशन को यूज किया जाता है। अब उसके बाद में हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि पहले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग ये लिखेंगे 2, एंड ये जो है ना एंगल 2 डिग्री, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180।
तो ये आ जाएगा पाई बाई 90। तो ये हमारा साइन 2 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में कोस 3 डिग्री। अब देखो ये वाला जो है वो 5 डिग्री से कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी यहाँ पे। फिर 1 डिग्री को हमें पाई में कन्वर्ट करना है, तो ये पाई बाई 180 हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई में नहीं। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई बाई 180। फिर उसके बाद में साइन 4 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू पाई बाई 180। तो ये यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 45। तो इस तरीके से हम लोगों को स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के अंदर जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो देखो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा को मैथमेटिकल टर्म में हम लोग 10 साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ओके, तो ये लिखने का तरीका होता है, इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो अगर मुझे केवल थीटा लिखना है यहाँ पे, तो मैं इस साइन को इधर भेजूंगा तो इसके ऊपर यहाँ पे पावर -1 लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, जैसे मान लो कोस थीटा इज इक्वल टू टी है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स टी हो जाएगा। जैसे मान लो टेन थीटा इज इक्वल टू आर है, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आर हो जाएगा। ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमें दिया हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। एंड हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना हो, 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 30 डिग्री। ये मैथ्स में लिखने का तरीका होता है जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3। तो थीटा यहाँ पे हमें पता है कि 10 की वैल्यू √3 तब होती है जब थीटा कितना हो, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 60 डिग्री। तो ये इनवर्स फंक्शन लिखने का एक तरीका है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में फिजिक्स में कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, कि जैसे मान लो कि हमारे पास में यहाँ पे ये फाइंड द मैक्सिमम, यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे 2 है एंड साइन थीटा है। तो 2 तो एक कांस्टेंट चीज है एंड साइन थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, एंड साइन थीटा की वैल्यू वेरी करती है। तो साइन, हमें इस y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इस y की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो यहाँ पे साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे y मैक्सिमम कब होगा, जब साइन मैक्सिमम होगा। y मिनिमम कब होगा, जब साइन क्या होगा, मिनिमम। ओके, सो फॉर y मैक्स हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू +1। सो y मैक्स हमारा आ जाएगा 2 इंटू +1 दैट इज 2। एंड फॉर y मिनिमम हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, दैट इज -1। सो y मिनिमम हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1 दैट इज -2। ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, इन दिस सिमिलर वे हम लोग सेकेंड वाले का भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। सो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है एंड कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास में क्या है, अगर हमें y मैक्स निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 4 माइनस। अब देखो अगर cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 पुट कर देंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस -1 ये प्लस हो जाएगा, ये +5 आएगा। तो इस वाले फंक्शन में हमें y की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब cos थीटा मिनिमम है, एंड y की मिनिमम वैल्यू तब मिलेगी जब cos थीटा क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम। तो अगर मुझे यहाँ पे y मैक्स निकालना है तो मैं लिखूंगा 4 माइनस -1 दैट इज 4 + 1 दैट इज 5। एंड अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो मैं लिखूंगा 4 माइनस +1
एंड दैट इज 3, दैट इज इक्वल टू 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाली मिनिमम वैल्यू हो गई, ये वाली क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो अब हमारे पास में फिजिक्स के अंदर एक फंक्शन बहुत ही ज्यादा यूज होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये वाला फंक्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ये बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर ये वाला फंक्शन यूज होता है, चाहे आप वेक्टर वाले चैप्टर की बात कर ले, चाहे आप यहाँ पे काइनेमेटिक्स की बात कर लें, या फिर एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, बहुत जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। एंड 12th की जो फिजिक्स है वहां पे तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे y मैक्स, वो होती है प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y मैक्स यहाँ पे हो जाएगा प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके लाइक क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होता है, डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। जब आप लोगों को नहीं पता होती है ना, तब आप लोगों को लाइक जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। ओके, अब इसकी डेरिवेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में डेरिवेशन इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये ऊपर वाला a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है a sin थीटा प्लस अल्फा। तो हमें यहाँ पे बताना है a क्या होगा, अल्फा क्या होगा। तो हम लोग ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ओके, जहां पे ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा है। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ए की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे टेन अल्फा की जो वैल्यू होती है, टेन अल्फा, ये हो जाएगी बी बाई ए। ओके, एंड ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आप लोगों को याद रखना। तो अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो यहाँ पे इस फंक्शन से रिलेटेड आपको मैक्सिमम वैल्यू याद रखनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू याद रखनी है, वाई मैक्स आपको याद रहना चाहिए, y मिनिमम आपको याद रहना चाहिए, a की वैल्यू याद रहना चाहिए एंड टेन अल्फा की वैल्यू b बाई ए होती है, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फंक्शन से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू माइनस 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा। तो हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें ओरिजिनल फंक्शन से, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाती है -5 एंड b की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हमारा y मैक्सिमम जैसा हमने देखा है वो कितना होता है, प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, प्लस रूट यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये y मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा प्लस 13। ऐसे ही हम लोग y मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो y मिनिमम इज इक्वल टू माइनस रूट -5 होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो y मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा -13। ओके, तो ये हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल ली इस फंक्शन की। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि हमें ये वाला फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला फॉर्म। ओके, तो अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस अल्फा। तो अगर इसको हम ओरिजिनल फंक्शन के साथ कंपेयर करें, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 4 है
एंड बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे हमारा y मैक्सिमम कितना आ जाएगा, y मैक्सिमम आ जाएगा √4² प्लस 3² प्लस दैट इज प्लस 5। y मिनिमम यहाँ पे आ जाएगा -√4² प्लस 3² दैट इज -5। a की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, √4² प्लस 3² तो ये 5 हो जाएगा। एंड tan अल्फा होता है b/a, b कितना है यहाँ पे 3/4। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 आ रहा है, और हमने 37 डिग्री ट्राइंगल एंड 53 डिग्री ट्राइंगल की बात करी है पहले, और वहां पे हमने देखा था कि tan की वैल्यू 3/4 कब होती है, जब अल्फा कितना हो 37 डिग्री। तो इस तरीके से आपको 37 डिग्री एंड 53 डिग्री ट्राइंगल काम में आते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ओके, तो ये इस तरीके से हमने है ना पूरे ट्रिगोनोमेट्री को यहाँ पे डिस्कस किया है। उस ट्रिगोनोमेट्री का हर एक पॉइंट मैंने कवर करने का ट्राई किया गया है, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको कोई भी और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये लेक्चर आपने यहां तक पूरा देखा है तो आपको फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड कोई भी डाउट कभी भी नहीं आएगा।